संविधान निर्माता बाबा साहब ने कहा था कि भक्ति मोक्ष दिला सकती है आत्मा को, लेकिन भक्ति जब व्यक्तिवाद पर हावी हो जाए, जब व्यक्ति पूजा होने लगे तो वो दुर्गति की ओर बढ़ती है। ऐसे ही उत्तराखंड में एक प्रकरण देखने को सामने आया है, जहां एक भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री के नाम पर मोदी चालीसा का पाठ शुरू किया है और साथ ही कहा है कि वो एक भव्य मंदिर भी बनाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आप आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन प्रसाली जी। नवीन प्रसाली जी, आपका सबसे पहले हिमालय न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से देखने को आ रहा है सामने, एक भाजपा के एक नेता है, बड़े ही गद्दावर नेता है, उन्होंने एक मोदी चालीसा का एक पाठ शुरू किया है, साथ ही कहा है कि एक भव्य मंदिर ही बनाया जाएगा और मैं काफ़ी समय से उनकी पूजा भी करता हूँ। किस तरह से देखते हैं जब ये व्यक्ति पूजा होने लगती है राजनीति में? देखिए, मोदी जी एक व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही कांग्रेस के परिवारवाद और व्यक्तिवाद के खिलाफ, उसके विरोध में, उसकी आलोचना करके सत्ता में आई थी और फिर खुद उस राह पर चल पड़ी है। तो इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई भी मूल आचरण नहीं है। और जहां तक मोदी जी के मंदिर बनाने की बात है, तो मोदी जी को भगवान का दर्जा देने का मतलब है कि हम हिंदू की आस्था का अपमान करना है, हिंदू धर्म पर एक कुठाराघात है। अगर ऐसे लोग इस देश में रहेंगे तो जो सनातन धर्म हमारा है, खासतौर पर उत्तराखंड, जो हम सनातन धर्म के ध्वजवाहक कहलाते हैं और हमें गर्व है अपने धामों पर, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम पर, इन सब पर एक प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेताओं ने लगा दिया है। तो मैं समझता हूं कि भगवान बद्री विशाल, भगवान बाबा केदारनाथ इनको सद्बुद्धि दे। प्रदीप जी, एक प्रकरण देखने को मिल रहा है, बेताल हाट में क्वारंटीन सेंटर पे एक मामला आया है। वहाँ एक बच्ची क्वारंटीन सेंटर में सांप के डसने से मर गई, कल ही का मामला है ये। साथ ही क्वारंटीन सेंटर में पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि प्रधान के पास ना ही पैसा है, वो लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, जिससे वहाँ जो लोग क्वारंटीन में रखे जा रहे हैं उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं करी जा रही है। लोग अपने परिवार वालों से खुद स्वयं खाना मंगा रहे हैं, खुद बोरिया बिस्तरा, और सरकार तमाम दावे कर रही है कि हम पहुँचा रहे हैं। इसके ऊपर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड? देखिए, बहुत दुखद घटना जो बेताल घाट की हुई, नैनीताल जिले के सीमांत क्षेत्र का ये घटना है, जहां पर एक 6 साल की बच्ची को सांप ने डस दिया। और आप देख रहे हैं कि पहाड़ों में बहुत दुर्गति है। क्वारंटाइन सेंटर में लोग मशरूम के टेंट, जो मशरूम जहां पर उत्पादन होता है उसका टेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, शिमला मिर्च जहां पर उगाई जाती है उसके टेंट को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर रहे हैं। बहुत दुर्दशा है। सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हम 2440 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में खर्च कर रहे हैं, लेकिन 24 रुपये भी सरकार खर्च नहीं कर रही और लोग अपने घर से बिस्तरा ले रहे हैं, अपने घर से चारपाई लेके जा रहे हैं। और जो लोग चारपाई नहीं ले जा पाए, जैसे वो बदनसीब परिवार था जिनकी बच्ची को डस दिया क्योंकि वो ज़मीन पर सो रहे थे और गांव में पत्थर की ज़मीन है और आसपास झाड़ियां होती हैं, तो सांप निकल आया होगा कहीं पर और उनके बच्चे को डस दिया। और सरकार को उनकी सुध लेनी चाहिए और क्वारंटाइन सेंटरों में और ग्राम प्रधानों को तुरंत अविलंब जो 2440 रुपये का बजट दिखा रहे हैं वो अलॉट करना चाहिए, ताकि ग्राम प्रधान और अच्छी व्यवस्था में उन लोगों को रख पाएँ और लोगों को सुविधा मिल पाए। साथ ही में एक नैनीताल हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है, उसमें कहा गया कि रेड जोन में जितने लोग बाहर से आ रहे हैं रेड जोन के, उन्हें आप आउटर एरियाज में जो बाउंड्री पे राज्य के, वहाँ पे क्वारंटीन कीजिए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि लगातार लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख लोग आ चुके हैं और साथ में और आ रहे हैं, हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, तो हम इसको ज्ञापन हम अगली पिटीशन में नैनीताल हाईकोर्ट में देंगे। तो किस तरह से देखते हैं आम आदमी पार्टी की, जब लोगों को मुहैया ही नहीं करा पा रही है, बॉर्डर पर रख ही नहीं पा रही है, तो किस तरह सरकार चलाने देखते हैं आप? देखिए, सरकार की एक असफलता है। सरकार की अगर बात करें तो जिस हिसाब से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी प्रबंधन में पूरी तरह से फेल रहे और सुबह कुछ शाम को कुछ और बोल रहे हैं, तो ये कोर्ट की अवहेलना करने में हमेशा यहाँ की सरकार पहले नंबर पर रही। चाहे वो पहले शराब का मामला भी था तो उन्होंने कोर्ट की अवहेलना करके उसको वैध करा दिया था, नेशनल हाईवे को इन्होंने स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया था। और आज जब क्वारंटाइन की बात आई, जब लोगों के जान माल की बात आई और उत्तराखंड को बचाने की बात आई, तो ये तब भी फेल रहे और संसाधनों का बहाना लगा के इन्होंने सीधे लोगों को उनके जिलों में, उनके घरों तक भेज दिया। और जिसका आज कारण ये रहा कि पूरे प्रदेश में कोरोना कोने कोने में जा चुका है और बहुत सारी जगह हमारे पास थी। अगर आप देखें, हरिद्वार में इतने आश्रम हमारे पास हैं और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कई आश्रम वहाँ पर हैं। अगर उनको ले लिया जाता, उन आश्रमों में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि हजारों हजार लोग उसमें आते। ऐसे ही उधम सिंह नगर में ये क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा सकता था और बॉर्डर पर ही उनकी जांच करके उनको कुछ दिन क्वारंटाइन सेंटर में रख कर आगे भेजा जाता, तो शायद ये महामारी से हम बच पाते। लेकिन अब ये कोरोना कोने कोने में जो फैल गया है और संसाधनहीन जो उत्तराखंड की सरकार है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल पटरी से उतरी हुई है।
कोई वेंटिलेटर नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है सरकार के पास, तो ऐसी स्थिति में हम कहाँ जाएंगे, चिंता का विषय है। और सरकार पूरी तरह से फेल होगी। सरकार को चाहिए कि कुशल प्रशासनिक जो अधिकारी हमारे इस वक्त हैं उनकी सहायता लेकर इस संकट से कैसे ही बचाया जाए, अन्यथा सरकार के भरोसे न रहे, क्योंकि सरकार अपना ही मंत्रिमंडल आज तक नहीं पूरा कर पाई तो वो जनता का क्या पूरा कर पाई। 3 साल पूरे होने वाले हैं, 50 डिपार्टमेंट त्रिवेंद्र सिंह ने अपने पास रखे हुए हैं और वो किस लिए रखे हैं ये जानने की जरूरत है। क्या वो घोटालों के लिए ही या अनियमितताओं के लिए रखा गया है? स्वास्थ्य जैसा इम्पोर्टेंट महकमा भी उनके पास है, तो मैं समझता हूं कि उनको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए था काम, और उनके बस का रहा नहीं अब इस प्रदेश को संभालना। जिस तरह से आप लोगों ने आरोप भी लगाया आम आदमी पार्टी ने कि ऑडिट नहीं दे रही है गवर्नमेंट, चाहे पीएम केयर फंड हो जो बनाया गया, अलग से फंड बनाया गया, ऑडिट नहीं दे रही है, कैग की भी गठित नहीं किया गया, कैग को हम जोड़ेंगे उसमें, तो किस तरह से देखती है जब ट्रांसपेरेंसी खत्म होती जाती है सरकार में या राज्य सरकार या राष्ट्रीय स्तर पर देखे जाते हैं हम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस आपदा को, जो आपदा कोरोना संकट आई है, इसको अवसर के रूप में देख रही है, और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको भी एक अवसर के तौर पर देखा, और जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड ऑलरेडी एक बना हुआ था उसको प्रधानमंत्री केयर फंड में तब्दील करके उसका हिसाब किताब कुछ भी नहीं दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी नीति क्या है। इनकी नीति केवल नोटबंदी की तरह ही है कि कोई हिसाब नहीं देना, जनता का पैसा हजम कर लेना, और जनता के प्रति कोई इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो एक साथ एक श्रमिक ट्रेनें चलाई जाती हैं अनेक राज्यों से, वो लेकिन अपने गंतव्य के पहुंचने की जगह दूसरे गंतव्य पहुंच जाती है और लोगों को भारी परेशानी सामने झेलने पड़ रही है। अपने घर की जगह वो कहीं और पहुंच जाते हैं। मान लीजिए गोरखपुर पहुंचनी थी, वो पहुंच जाती है उड़ीसा। किस तरह से देखते हैं जब रेल मंत्रालय अपनी जवाबदेही नहीं दे पा रहा है इस मामले में? देखिए, ये इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट है कि भारतीय रेलवे का ट्रेनों का अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचना, ये पूरी दुनिया में भारतीय रेल के लिए शर्म की बात है। भारतीय रेल की फजीहत कराती है, और हमारे आज के इस तकनीकी युग में जहां पर हिंदुस्तान के जो टेक्निकल लोग हैं वो पूरे दुनिया में राज कर रहे हैं, बड़े बड़े IT कंपनीज के CEO हैं, MD हैं, और उन पर उस बुद्धिमत्ता पर एक प्रश्न चिन्ह है कि आज भी हम अपने इस जो सिस्टम है मैनेजमेंट, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको ठीक नहीं कर पाए। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं दोष है। सरकार इतनी कंफ्यूज हो चुकी है इस वक्त कि कभी भी उन्होंने शायद हो सकता है रेलवे को अच्छी पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो। जो लोग इस मैनेजमेंट में लगे थे, सरकारी तंत्र जो मैनेजमेंट में लगा था, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन स्पष्ट ना हो, शायद हो सकता है इसकी वजह से ये हादसा हुआ हो कि ट्रेनें अपने गंतव्य तक ना पहुंचकर कहीं दूसरी जगह पहुंच गई हो। एक प्रदीप जी, एक आखिरी सवाल जाते जाते, जिस तरह से राज्य जब बना था पलायन की बहुत बड़ी समस्या थी और इस तरह अभी तक समस्या है, लेकिन सरकार जब 2017 में बनती है वो ये कहते हैं कि हम पलायन आयोग गठित करेंगे और तमाम रहबार की घोषणाएं होती हैं, लेकिन ये समय सुनहरा अवसर है सरकार के पास, पलायन को रोका जा सकता है, लोग वापस लौट रहे अपने राज्यों में। किस तरह से आम आदमी पार्टी एक विचार विकल्प दे सकती है कि सरकार इस तरह से स्वरोजगार दे, यही लोगों को जो आए हैं यही रोजगार दे, ताकि वो लोग यही टिक सके, और जो पलायन जो अभी तक जो पैसा लगाया गया वो शायद वो विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि जब 1.5 लाख से 3 लाख लोग वापस आ जाते हैं, तो किस तरह से पलायन को वापसी, जो रिवर्स माइग्रेशन की हम बार बार बात करते हैं, उसकी बेहतर विकल्प निकाला जा सकता है? नहीं, देखिए, ये एक कोरोना का संकट है, ये आया है, तो इसमें हमारे काफ़ी लाखों प्रवासी जो वापस आए हैं, और हमारे अगर सब यहीं हम रोक लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार के पास इसको रोकने का क्या रोड मैप है ये सरकार को बताना पड़ेगा। जहाँ तक उनको रोकने की बात है तो उनको रोकने के लिए उनके घरों में रोजगार दिया जाना चाहिए। उनके घरों तक कैसे रोजगार पहुँचेगा या घरों के आसपास कैसे रोजगार मिलेगा? अब इतने लाख लोग जो आ रहे हैं, उनका उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में और नगरीय अर्थव्यवस्था में बहुत अहम भूमिका थी, क्योंकि ये लोग बाहर से पैसा कमा के अपने घरों में भेजते थे और वो घर वाले उसको खर्च करके आसपास की मंडियों में, दुकानों में बच्चों की फीसें देते थे, बिलों का भुगतान करते थे। उसके लोकल अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा योगदान था। लगभग इस जो एक आंकड़े के मुताबिक लगभग 20-22 अरब रुपया साल का जो ये प्रवासी वापस आ रहे हैं यहाँ पर अपने घरों में भेजते थे, और वो एक बड़ा वो बड़ी रकम यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा देती थी, जिससे अब एक बड़ा झटका ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लगा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर सरकार इनको जितने दिन ये बेरोजगार रहेंगे कुछ बेरोजगारी भत्ता दे दें इनको रोकने के लिए, ताकि वो यहाँ पर रुक पाएँ, और धीरे धीरे उनको रोजगार के लिए प्रेरित करें और उनको ट्रेनिंग दें अच्छी तरह से, उनको लोन की सुविधा दें, और उनका उपयोग अगर यहाँ पर उनके स्किल का उपयोग पहाड़ों में किया जाए, पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाए, नगरों में किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड की समृद्धि में ये प्रवासी एक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आप आदमी पार्टी के नवीन प्रसाली जी, जिन्होंने बताया सरकार चाहे कितने भी तमाम दावे कर ले वो, लेकिन लगभग हर मौके पर विफल साबित हो रही है, चाहे वो क्वारंटीन का मामला हो, चाहे लोगों को रोजगार देने का मामला हो। लेकिन साथ ही बताया कि पलायन जैसी प्रमुख विपदा जो इस प्रदेश की है उससे बेहतर तरीके से इस सुनहरे अवसर में निपटा जा सकता है, यहीं पर लोगों को स्वरोजगार देके। हिमालय न्यूज़ के लिए
मैं दीपक रावत, वीडियो जर्नलिस्ट आरपी सिंह के साथ, देहरादून।